तो पार्ट 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हिनवू हेइन को थोड़ी देर प्यार से देखने के बाद लाइट्स ऑफ करके ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। इधर हिनवू की मॉम सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। हेइन किचन में आती है तो उनसे पूछते कि क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ। हिनवू की मॉम उसे गाजर काटने के लिए कहती है। अब हेइन ने बचपन से किचन में कुछ भी नहीं बनाया था, इसीलिए उसे ये भी पता नहीं था कि उसे गाजर के शेप में काटने हैं। तो हिनवू की मॉम उसे गाजर काटना सिखाने लग जाती है। उन्हें तो गाजर की ओर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, जो देखकर हेइन तो काफी हैरान रह जाती है। तो वो उनकी तारीफ करती है। तो हिनवू की मॉम उसे बहुत कुछ बनाना सिखाती है। हेइन तो उन्हें इतनी स्पीड से खाना बनाता हुआ देखकर हैरान ही रह जाती है। इधर हेइन की मॉम अपनी बहन को कॉल लगाती है, जो पहले इन्हें उनके विला में रहने के लिए बुलाया करती थी, लेकिन इनकी बहन ही इनका साथ नहीं देती। हेइन की फैमिली ने बहुत बार उनकी हेल्प की है, लेकिन आज इनकी मुसीबत में इनका कोई भी रिश्तेदार काम नहीं आता। मिसॉन ने इनकी हील्स को पूरी तरह से साफ कर दिया था, इससे अभी स्मेल भी नहीं आ रही थी, पर हेइन की मॉम उसे अपने हील्स दे देती है। मिसॉन कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले सकती, पर हेइन की मॉम उसे रखने के लिए कह देती है। तो मिसॉन इसके बदले उन्हें अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाती है। अब मिसॉन इनके बाल बना ही रही थी कि तभी उसके 3 फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो आते ही हेइन की फैमिली की बुराइयां करने लग जाती है। मिसॉन उन्हें शांत रहने का इशारा करती है, लेकिन ये लोग तो चुप ही नहीं रहते, इसीलिए मिसॉन उन्हें बाद में बात करेगी कहकर बाहर ले जाने लगती है। लेकिन उसके फ्रेंड्स तो चुगली करने में उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट थे। एक जन कहती कि मैंने सुना है कि हेइन की मॉम एक नंबर की साइकोपैथ है। मेरे हस्बैंड ने बताया कि अचानक से हेइन अपनी पूरी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर में टपक पड़ी है और आते ही उसकी मॉम का पैर गोबर में पड़ गया था। ये सब बताकर तीनों तो बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जो सब सुनकर हेइन की मॉम अपना मुंह छुपा रही थी। ये लोग आज की न्यूज की बात बताने लग जाते हैं। हमने न्यूज में देखा कि क्वींस फैमिली को खुद उनके चेयरमैन ने कुछ भी नहीं दिया, उल्टा चेयरमैन ने तो अपना सब कुछ एक औरत के नाम कर दिया है। इतने बेशरम है इनकी फैमिली के लोग, जो हिनवू के डिवोर्स के बाद भी यहाँ आए हैं। इतना सब कुछ सुनकर हेइन की मॉम उठ जाती है और उन्हें बताती है कि हमारे अकाउंट्स बस अभी के लिए फ्रीज हैं और हम लोग यहाँ पे जानबूझकर नहीं आए हैं। फिर रात हो गई थी, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा और हम लोग बहुत जल्दी चले भी जाएंगे। ये बोलकर वो गुस्से से घर चली आती है, जहाँ हिनवू की मॉम उनसे नूडल्स खाने के बारे में पूछती है। अब इनको भूख तो बहुत लगी थी, पर एम्बैरेसिंग भी लग रहा था, इसलिए कहती है कि मैं ये सब नहीं खाती और अंदर चली जाती है। इधर सियोली के सपोर्ट से यूनसोंग क्वींस ग्रुप का चेयरमैन बन जाता है, जो एकदम बॉस बनकर सारे डिसीजंस ले रहा था। देन वो अपने लॉयर से मिलता है, तो यहाँ हमें असली बात पता चलती है कि चेयरमैन बहुत सालों से सीक्रेट फंड जमा कर रहे थे, जिसका सरकार को टैक्स ना देकर छुपाया जा रहा था, जिसमें फाइनेंशियल हेड चेयरमैन की हेल्प कर रहा था, और वो खुद भी चेयरमैन के उन पैसों को चोरी कर रहा था। ऑडिट टीम के डायरेक्टर जो की हेल्प से इस बारे में यूनसोंग को पता चला, तब उसने चेयरमैन को फंसाने के लिए उन दोनों का यूज किया, और अब यूनसोंग चेयरमैन के उस सीक्रेट फंड के पीछे है, लेकिन उन पैसों के बारे में सिर्फ चेयरमैन को ही पता था। अब इनकी बात चली रही थी, तभी यहाँ पे हिनवू आता है, जो यूनसोंग को चेयरमैन की तरह ही रिस्पेक्ट देते हुए बात करता है। यूनसोंग कहता है कि अपना एक्टिंग बंद करो, और क्योंकि तुम अभी हमारे लीगल टीम के डायरेक्टर हो, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा, और वैसे क्या तुम मुझे अपना चेयरमैन मानते हो? हिनवू कहता है आखिर मैं क्वींस ग्रुप का एक एम्प्लॉय हूँ, ना कि क्वींस फैमिली का हिस्सा, ना ही है इनका हस्बैंड, तो मुझे आपको चेयरमैन बुलाने में क्या ही प्रॉब्लम होगा। और वैसे भी मैंने अपना रिज्यूमे बहुत सारी बड़ी कंपनीज में दे दिया है, पर अभी तक मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए प्लीज बस 1 महीने के लिए मेरी हेल्प कर दो, मुझे जॉब मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो यूनसोंग उससे पूछता है कि हेइन कहाँ पे है? मैंने सुना था कि तुम ही ने उन्हें उनके घर से पिक किया था। हिनवू कहता है कि मुझे पता नहीं, हेइन ने मुझे रास्ते में उतार दिया था और वो खुद ही गाड़ी लेकर कहीं चली गई, कि उसे मुझ पे भरोसा नहीं रहा, और तभी से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना। ये कहकर हिनवू बाहर चला जाता है। इधर ग्रेस पहुंचती है सियोली को मस्का मारने, ताकि इस प्लान में उनका साथ देने के लिए उसे सियोली हेइन की जगह पे अपॉइंट करे, और ये ग्रेस को भी उसकी औकात दिखाई देती है। इसके बाद ग्रेस आती है यूनसोंग से मिलने, जहाँ उसे भी यही कहती है, पर यूनसोंग भी उसे उसकी औकात दिखाई देता है। कहता है हेइन की जगह और कोई नहीं ले सकता, वो खुद वापस आएगी, और क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हो, इसलिए तुम भी डायरेक्टर जो और दहाई की तरह अब्रॉड जाओगी, वहाँ जाकर छोटा मोटा कोई बिजनेस खोल लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जो सुनकर ग्रेस को तो अच्छा नहीं लगता, पर वो अब तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इधर हिनवू ने उस टेक शॉप वाले को ढूंढ लिया था, जिसने अपने पास उस पेन ड्राइव की एक कॉपी रख ली थी। इसमें हिनवू को वो दहाई वाला फुटेज मिल जाता है। यांग कहता है कि पर अभी इसका क्या फायदा? हिनवू कुछ तो प्लान बनाने लग जाता है। इधर सुचोल दहाई के लिखे हुए लेटर को पढ़ रहा था, इसमें उसने अपने बारे में सब कुछ सच बताया था, उनके बचपन में मिलने से लेकर किस तरह उसने सुचोल को अपने जाल में फंसाया, और सबसे बड़ी बात ये बताई कि गोनो उसका बेटा नहीं था। जो सब पढ़कर सुचोल तो बहुत ज्यादा रोता है। हेइन उसे रोते हुए देखती तो उसके पास आकर बैठती है। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर हेइन को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वहीं इधर दहाई तो यूएस में मस्त गोनू के साथ रह रही थी, और कहीं ना कहीं वो भी सुचोल को मिस कर रही थी, और उसे सुचोल को धोखा देने के लिए बुरा तो लग रहा था। इधर यांग हिनवू से पूछता है कि आगे तेरा प्लान क्या होगा? हिनवू कहता है कि मैं यूनसोंग की चाल उसी पे चलूंगा, उसने धोखे से क्वींस ग्रुप के शेयर्स खरीदे हैं, जिसे मैं प्रूफ करूंगा। यांग कहता है कि मान ले उसके खिलाफ हमारे पास सबूत आ गए, पर फिर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में 5 साल लग जाएंगे, तब जाकर ये मामला सेटल होगा। हिनवू कहता है कि एक शॉर्टकट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि यूनसोंग ने जानबूझकर फ्रॉड करने के इरादे से ही चेयरमैन को 2 ट्रिलियन वॉन इन्वेस्ट करने का आइडिया दिया उनके स्टॉक्स को चोरी करने के लिए, तो वो अपनी चेयरमैन वाली पावर्स खो देगा, और तब मैं वही तरीका यूज करूंगा जो उसने यूज किया था। इधर हेइन की सेक्रेटरी भी मस्त एक्टिंग शुरू कर देती है। ऑफिस में प्रिटेंड करती है कि उसका अब हेइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस पे यूनसोंग की नजर थी, पर सेक्रेटरी सीक्रेटली सारी खबर हेइन को दे रही थी। इवन हिनवू के साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है सब कुछ उसे बताती है। इधर हिनवू इन प्रोटेस्टर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने भी लग जाता है। इधर हेइन के डैड अपने सारे दोस्तों वगैरह को
कॉल करता है लेकिन कोई भी उनका कॉल पिक नहीं करता, इसीलिए वो बहुत दुखी होते हैं। तो हिनवू के डैड उन्हें थोड़ा चिल फील कराने के लिए अपने ग्रुप के साथ ड्रिंक करने ले जाते हैं। यहाँ हेइन के डैड कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं, तो हिनवू के डैड उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। इधर रात को हेइन घर के बाहर अपने सेक्रेटरी से बात कर रही थी। अचानक उसके सामने अंधेरा छा जाता है, वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें खुलती है तो हिनवू की पूरी फैमिली उसके सामने थी। हिनवू के मॉम डैड को तो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या हो गया, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए। इनकी मॉम तो चुपचाप से ये सब देख रही थी। हेइन बताती है कि मुझे एनीमिया है। डैड शॉकिंगली कहते हैं कि पर तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स में तो कभी एनीमिया नहीं आते, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। इनकी मॉम कहती है कि इतना भी ड्रामेबाजी मत करो, एनीमिया तो मुझे भी है, सुचल को ही देख लो, उसकी भी कंडीशन कितनी खराब है। हिनवू की मॉम कहती है कि फिर भी बेहोश हो जाना नॉर्मल नहीं है, इसलिए तुम कल ही हिनवू के साथ हॉस्पिटल जाना। हेइन उनकी इतनी केयर देखकर हाँ कहती है। हेइन की मॉम को तो जैसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी, इसलिए बॉम्जा आंटी उसे बात करने बुलाती है और उन्हें कहती है कि तुम अपनी बेटी के लिए इतनी कठोर कैसे हो सकती हो, वो बीमार है, वो बेहोश हो गई थी, फिर भी तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। हेइन की मॉम कहती है कि वैसे भी तो उसकी एक्स मदर इन लॉ उसकी केयर तो कर ही रही है और हेइन उनकी बात भी सुनती है। अभी तुमने हेइन को मेरी बात सुनते हुए देखा है? नहीं ना, तो मैं भी उसकी केयर करती, और वैसे भी वो बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आंटी कहती कि पर कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है ना, और वैसे क्या तुम्हें हेइन के बारे में कुछ भी पता है? हेइन की मॉम कहती नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। अब आंटी उन्हें बताना तो चाहती थी पर बता नहीं पा रही थी हेइन की प्रॉमिस की वजह से, इसलिए वो खुद इस बारे में सोचकर दुखी हो रही थी। आखिर में उनसे कहती कि बस मेरे लिए हेइन को अच्छे से ट्रीट करो प्लीज, ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। हेइन की मॉम कहकर चली जाती है कि मैं पछताने वाली काम नहीं करती। जो सुन आंटी तो बहुत ज्यादा दुखी होती है। अभी वहाँ पे हिनवू आ जाता है, जो भाग के घर के अंदर आता है, हेइन को अपने रूम में ले जाता है और बताता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम कल उनसे मिलने जा सकते हैं। हेइन उसे बताने के लिए कहती कि उसने ऑफिस में क्या सब कुछ किया, जबकि उसे सेक्रेटरी से सब कुछ पता चल गया था कि हिनवू उन प्रोटेस्टर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है। हिनवू उसे बताता है कि जिस ब्रोकर ने उन्हें फ्रॉड किया वो देश छोड़कर भागने वाला था, पर सही टाइम पर मैंने उन प्रोटेस्टर से कहकर ब्रोकर के खिलाफ लॉसूट फाइल करवा दिया, इससे वो अब देश छोड़कर नहीं जा सकता। अगली हियरिंग में मैं उसका फ्रॉड प्रूफ कर दूंगा, और क्योंकि फ्रॉड उस ब्रोकर ने किया है इसलिए इस केस से क्वींस ग्रुप का नाम हट जाएगा। तो हिनवू से कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हेइन कहती क्यों, मैं मरने वाली हूँ, मेरी फैमिली सड़क पे आ गई है, मेरे ग्रैंडपा कोमा में है, सूचल कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कैसे शांति से रह सकती हूँ। और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे अपने एक्स हस्बैंड के घर पे रहना पड़ रहा है। हिनवू पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ इतना बुरा लग रहा है? हेइन कहती कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने पैर पे खड़े होने के लिए, इसलिए मैंने आज WBC बढ़ाने वाला इंजेक्शन भी लगा लिया है कि मैं जल्दी से ठीक होकर सब कुछ सही करूँ। ये सुनकर हिनवू उसके लिए खुश होता है। अगले ही पल हेइन कहती है कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी उतनी जल्दी तुम मुझे छोड़ सकोगे बिना मेरी फिक्र किए, फिर हम असली के डिवोर्स कपल की तरह अलग हो जाएंगे, यही मेरा गोल है, हमारी भलाई के लिए तुमसे अलग होना। जो कहकर हेइन और सुनकर हिनवू दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, पर फिर भी हिनवू उसे कहता है कि मैं आपसे सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, जितना हमसे हो पाएगा हम दोनों वो करेंगे सब कुछ ठीक करने के लिए। ये बोलकर दोनों सामने की ओर फेस करके चुपचाप बैठ जाते हैं। इधर यूनसोंग घर में हेइन के रूम में आता है, जहाँ उसे टेबल के ऊपर हेइन का एक पर्स मिलता है, जिसमें उसे हेइन का मेडिकल कार्ड मिल जाता है, सोंगमिन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर का, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस कार्ड की हेल्प से वो हेइन का पुराना रिपोर्ट निकाल लेता है, जिससे उसे हेइन के ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चल जाता है, और ये भी कि वो मैक्सिमम 3 महीने बाद मर जाएगी। जो देखकर यूनसोंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, पर तभी हम हेइन को मास्क और कैप लगाए देखते हैं जो हॉस्पिटल आ गई थी। इधर यूनसोंग उस डॉक्टर के पास भी पहुंच जाता है, जहां वो रिपोर्ट दिखाते हुए डॉक्टर से कहता है कि मैं हेइन को कैसे बचा सकता हूं, पर डॉक्टर से कुछ नहीं बताते क्योंकि किसी अनजान को पेशेंट के बारे में नहीं बताया जाता। इस पे यूनसोंग कहता है कि अगर मैं उसका लीगल गार्डियन बन गया तभी नहीं बताओगे। सीन कट होता है, इधर हम हेइन को देखते हैं जो कि अपना ब्लड टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से मिलने जा ही रही थी कि तभी यहाँ पे हिनवू आ जाता है, उसे बताता है कि अभी मुझे डॉक्टर ने कॉल किया था और बताया कि यूनसोंग को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो उनसे मिलने भी चला गया था। इधर यूनसोंग को हेइन की बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए कुछ तो सोच रहा था। इधर रात को सभी लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी थोड़ी देर में हिनवू और हेइन भी पहुंच जाते हैं। तो हिनवू की मॉम सभी को खाने के लिए बुलाकर ले जाती है। अगले दिन यूनसोंग अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पे चेयरमैन कोमा में लेटे हुए थे। सियोली उसे कहती कि कल ही एक प्रेस मीटिंग बुलाकर अनाउंसमेंट कर दो कि क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर को अब से मैं संभालूंगी, पर यूनसोंग उन्हें मना करता है, बताता है कि वो जगह हेइन की और हेइन वापस आएगी, तब तक मैं डिपार्टमेंटल स्टोर को संभाल लूंगा। सियोली उससे कहती है कि जानते हो ना कि चेयरमैन के स्टॉक्स मेरे हाथ में है और मैं इनको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी, तो समझ गया ना मेरे कहने का क्या मतलब है। सीन कट होता है इधर ऑफिस में। काम खत्म करके हिनवू घर जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर उसी ब्रोकर का धमकी भरा मैसेज आता है कि मेरे नाम पे जो केस किया है उसे वापस लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर हिनवू उसे इग्नोर करके कार्ड लेकर बाहर जाने लगता है, तभी वो नोटिस करता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। इधर सियोली थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, हॉस्पिटल आकर देखती कि चेयरमैन तो उनके बेड से गायब है। वो तुरंत यूनसोंग को कॉल लगाती है और हमें पता चलता है कि यूनसोंग नहीं, चेयरमैन को हॉस्पिटल से बाहर निकाला है और वो उन्हें अपने साथ कहीं ले जा रहा है। सियोली उसे कहती कि चेयरमैन की मौत भी हो सकती है। यूनसोंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता, ये बोलकर कॉल काट देता है। इधर हिनवू समझ गया था कि उसकी कार को कोई फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो एक सुनसान जगह की और कार ले जाने लगता है। इधर हेइन वॉक के लिए बाहर आने लगती है। अभी हिनवू की मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है, पर हेइन कहती है कि हिनवू थोड़ी देर में ही आ रहा है, तो हम लोग साथ में ही खाएंगे, मैं थोड़ा चल कर आती हूँ। इधर हिनवू उस फॉलो करने वाली कार को एक सुनसान जगह पे ले आता है। कार से बाहर निकलता है वही ब्रोकर जो उसे कहता है केस को हटाने के लिए। तभी उसे हेइन का कॉल भी आ रहा था। इधर हेइन चलते चलते थोड़ी दूर आ जाती है, तो वो सामने कार के पास एक आदमी को देखती जिसका फोन भी ऑन था। पीछे से लाइट आ रही थी, इसीलिए उसका फेस नहीं दिखता। हेइन को लगा कि वो हिनवू है, इसीलिए वो कॉल काट देती है, पर उसके थोड़े पास आते ही वो समझ जाते कि ये हिनवू नहीं है। इधर हिनवू केस वापस लेने से मना कर देता है, तो वो ब्रोकर अपने साथ लाए गुंडों को बाहर लाता है और हिनवू पे अटैक करवा देता है। तो हिनवू की उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है। इधर वो इंसान हेइन की ओर आता है, तो हम देखते हैं कि वो तो यूनसोंग था, जिसे यहाँ देखकर हेइन शॉक्ड होती है। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर एपिलॉग में हम वही सीन देखते हैं जब हेइन ने हिनवू से पूछा था कि वो MP3 प्लेयर किसका है। हिनवू ने कह तो दिया था कि उसे याद नहीं है, पर असल में हिनवू को याद था कि वो एक लड़की का MP3 प्लेयर था। यांग को उसने काफी साल पहले उस लड़की के बारे में बताया था, इसलिए यांग उसे कहता है कि तूने मुझे बताया था कि तूने उस लड़की को पूरे स्कूल में ढूंढा था। हिनवू कहता है हाँ ढूंढा था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सच कहूँ तो बिल्कुल वो मेरे टाइप की थी। यांग पूछता है कि अगर तू उसे अभी देखेगा तो क्या तू उसे पहचान लेगा। हिनवू तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर सच क्या है वो तो हम सबको पता ही है कि हिनवू उसे पहचान नहीं पाया। तो इसी के साथ एपिलॉग यहीं पे खत्म होता है। यूनसोंग ने हेइन को कैसे ढूंढा और इधर हिनवू उन गुंडों से बच पाएगा या नहीं, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।